नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। आज हम लोग बात करेंगे स्थानीय स्वशासन के समापन की। स्थानीय स्वशासन को ख़त्म करेंगे, राजभाषा आयोग भी आज ही कर लेंगे, ठीक है। बाकी कल हम लोग मैं इस सप्ताह में पॉलिटी समाप्त करने वाला हूं, यानी कि कल हम लोग बात कर लेंगे कुछ। कल तो क्लास नहीं हो पाई क्योंकि कल मेरी मैराथन होगी, तो कल आपकी क्लास नहीं हो पाएगी। मंडे में ये क्लास ख़त्म हो जाएगी, मंडे में ये क्लास आपकी समाप्त हो जाएगी। मंडे और ट्यूसडे में ये क्लास आपकी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग रिवीजन कर लेंगे। तो हमने कल इसके बारे में बात की थी, 73वां संविधान संशोधन हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसी में हम लोग चर्चा करेंगे 73वें संविधान संशोधन की। चलिए, तो हम लोग बात करेंगे 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था कि सर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पीवी नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा 22 और 23 दिसंबर को 1992 में लोकसभा में पास किया गया, राज्यसभा में पास किया गया। 20 अप्रैल को 1993 में राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई। 24 अप्रैल 1993 में 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लागू कर दिया गया। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायत राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है जी। चलिए, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। बात करते हैं कि सर हम कौन से भाग की बात कर रहे थे, कौन सा भाग जोड़ा गया था कि सर 73वां संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा नया भाग जोड़ा गया। तो एक भाग जोड़ा जाता है भाग 9। हालांकि भाग 9 ऑलरेडी संविधान में था, लेकिन 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1956 में। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 हुआ, जिसमें 9वें भाग को 7वें भाग को समाप्त कर दिया। 7th एंड 9th पार्ट क्या कर दिया, उसको समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है। लेकिन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 पुनः जोड़ लिया गया, दोबारा से री एडिड कर लिया गया, ठीक है। ये हमने कल पढ़ा था, यही तो हम लोग पढ़ रहे थे कि पुनः जोड़ लिया गया था, जिसमें 16 अनुच्छेद जोड़े गए थे, 243 से लेकर 243 ओ तक। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 29 विषय शामिल किए गए थे। इसको पंचायत राज दिवस मनाते हैं, ये हमने कल पढ़ लिया था। यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि पंचायत राज अधिनियम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था, तो आप कहेंगे सर पहला राज्य मध्य प्रदेश बना। हालांकि हमें यह पता है कि पंचायत राज को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, राजस्थान। लेकिन पंचायत राज अधिनियम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। दोनों में अंतर है, एक है पंचायत राज और एक है पंचायत राज अधिनियम एक्ट। पंचायत राज एक्ट जिसको लागू किया है एमपी ने, और पंचायत राज को लागू किया है राजस्थान ने। दोनों में अलग अलग अंतर हैं। पार्ट 11 नहीं है बेटा, पार्ट 11 नहीं है, यहां पर अनुसूची है 11, ठीक है, भाग 9 है। इसमें हम बात करेंगे सर, एक आर्टिकल है, नॉर्मल आर्टिकल होंगे कि ग्राम सभा का गठन होगा। क्या होगा, ग्राम सभा का वर्णन किसमें दिया गया है कि ग्राम सभा का वर्णन है। ग्राम सभा कैसे बनेगी, तो गांव में जो गांव होगा, जो ग्राम होगा, ग्राम में मतदाता सूची में शामिल, मतदाता सूची, अगर मतदाता सूची की बात हो रही, यानी कि वोटर लिस्ट, मतदाता सूची, वोटर लिस्ट, कौन सी मेरे लाल, वोटर लिस्ट, ठीक है जी, वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट में शामिल सभी व्यक्ति, सभी सदस्यों से शामिल, सभी सदस्यों से क्या बन जाती है, ग्राम सभा बन जाती है, ठीक है। अब बात करेंगे सर कि यहां पर बताइए, ग्राम सभा अगर इंग्लिश में भी लिखूं तो इसको आप लोग ग्राम सभा ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ग्राम सभा ही लिखेंगे। कि ग्राम सभा का वर्णन कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 243 सब क्लोज ए। पंचायतों का गठन, अगर बात करेंगे सर पंचायतों का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, इसको इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत,
कि भैया कौन से आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत है, पंचायतों का गठन है, तो आप कहेंगे सर आर्टिकल 243 सब क्लोज बी। अब इनकी संरचना स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूंगा तो आप कहेंगे सर स्ट्रक्चर आर्टिकल 243 सब क्लोज सी में दिया हुआ है। अनुच्छेद 243 ए में बेटा ग्राम सभा का वर्णन है। पंचायतों का गठन बेटा किसमें दिया गया है, तो आप कहेंगे कि सर किसमें, अनुच्छेद 243 बी में। अब ग्राम पंचायत की अगर बात होती कि सर ग्राम पंचायत, अगर यहां पर ग्राम पंचायत में लिखता ग्राम पंचायत, तो आप कहते सर ग्राम पंचायत कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, आर्टिकल 40 में। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन है, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत है और यहां पर पंचायतों का या ग्राम सभा के गठन की बात हो रही है, तो आप कहेंगे सर 243 बी में। हालांकि अनुच्छेद 40 किससे संबंधित होगा, तो ग्राम पंचायतों से संबंधित होगा, ग्राम पंचायतों से संबंधित होगा। एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि पंचायत राज अधिनियम को लागू करने वाला इंप्लीमेंटेशन ऑफ पंचायत राज एक्ट फर्स्ट स्टेज मध्य प्रदेश, कौन सा था जी, मध्य प्रदेश था। ठीक है, हालांकि मैंने ये आप लोगों को बता दिए हैं ऑलरेडी। ठीक है, ग्राम सभा के बारे में बात होगी तो 243 ए में दिया हुआ है। इनके गठन की बात होगी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत होगी 243 में, 243 बी में। और इनकी संरचना कि भैया ग्राम पंचायत का सदस्य कौन बन सकता है, आयु कितनी होनी चाहिए, तो उसके लिए आयु बेटा 21 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि मैं आगे लिख दूंगा ये सारी चीजें। हाँ जी, देखिए अंकित कुमार बेटा ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे सर मध्य प्रदेश था। कौन था जी, मध्य प्रदेश। चलिए अब पंचायतों में आरक्षण रिजर्वेशन की मैं बात कर लेता हूं कि सर रिजर्वेशन की बात होगी तो आप कहेंगे सर रिजर्वेशन इन पंचायत। ठीक है जी, कि भैया कौन से आर्टिकल में, 243 डी में, कि भैया इसमें एससी एवं एसटी के लिए, एससी एवं एसटी, और बेटा यहां पर हम कह सकते हैं एससी एसटी एवं महिलाओं के लिए बेटा इसमें आरक्षण की बात की गई है। किसके लिए, महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई है। कि महिलाओं के लिए कितने आरक्षण की बात होगी, तो आप कहेंगे लिए इसके लिए 1/3 यानी कि 33% आरक्षण की बात हुई है। कि सर पंचायतों में महिलाओं को कितना परसेंट आरक्षण दिया जाता है, तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे सर 33% आरक्षण दिया जाता है। पंचायतों का कार्यकाल, टेन्योर ऑफ पंचायत, आप कहेंगे 243 ई सब क्लोज 3 में दिया है कि 5 साल। कितने साल है इनका कार्यकाल, 5 साल। ये पूछा गया प्रश्न है आपके पैट में, ये क्वेश्चन आपके पैट में पूछा है कि पंचायतों का कार्यकाल कौन से आर्टिकल में दिया गया है, 243 ई में। किसमें, 243 ई में। भूलना नहीं है। मनीष भट्ट बिस्ट कह रहे हैं आज मेरा बर्थडे है। अरे बिल्कुल मेरे बच्चे, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे छोटे से भाई को। भगवान इसको दीर्घायु दे। भगवान से प्रार्थना है कि ये अपनी उस मुकाम तक, उस बुलंदी तक पहुंचे जिसके सपने इनके माँ बाप ने देखे, इन्होंने देखे हैं। आपके सभी सपने साकार हों, मेरी बस यही दुआएं हैं, यही आशीर्वाद है कि आपको बहुत जल्दी से नौकरी मिल जाए और माँ बाप का नाम आप समाज में ऊंचा करें। बड़ा अच्छा लगता है जब बर्थडे आता है ना। हम लोग तो उस समय से, आपको मुझे देख के लग रहा होगा कैसी पुराने जमाने की बात कर रहे हैं, मैं उस दौर से हूं जब गांव में बर्थडे ही याद नहीं रखते थे। हालांकि मुझे भी याद है कि मेरा पहला बर्थडे 9th क्लास में मनाया गया। हालांकि डेट याद नहीं थी, माताजी को भी नहीं थी और पिताजी को भी नहीं थी। शुक्र है हमारे दादाजी का, उनको याद थी कि ये इस तारीख को पैदा हुआ था। गांव में क्या होता है कि चांदनी रात ही, दीपावली के 6 दिन बाद, होली के 3 दिन बाद, कार्तिक का महीना, चैत बैसाख, ऐसे करके वो याद रखते थे। तो डेट याद नहीं होती थी। तो पहली बार
जब शहर में आए, शहर में 6 क्लास से आ गए थे, तो और बच्चों के जब बर्थडे बनते थे तो बड़ा अच्छा लगता था कि यार हमारा क्यों नहीं बनाया जाता। फिर हम घर गए, एक दिन 9th क्लास में थे, हम घर चले गए। अब थोड़ी समझ आने लगी, 9th क्लास में बड़े हो गए थे। हमने अपने दोस्तों का बर्थडे मनते हुए देखा, गिफ्ट मिलते हुए देखे, तो हमारे मन में भी लालच हुआ कि भाई गिफ्ट तो हमें मिलने चाहिए। तो फिर हमने अपने पिताजी से पूछा कि हमारा बर्थडे कब हुआ था, हमारा जन्म कब हुआ था। तो पिताजी कह रहे हमें तो पता नहीं। फिर दादाजी ने कहा कि भैया इस तारीख को तुम्हारा जन्मदिन हुआ था, जन्म हुआ था। तब से वो बर्थडे हम मनाने लग गए। हालांकि अब तो वो दौर भी ख़त्म हो गए, वो दौर भी ख़त्म हो गए। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, हम लोग यहाँ पर सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं सदस्यों की योग्यताएं। सदस्यों की योग्यताएं, क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर क्वालिफिकेशन की अगर बात होगी तो आप कहेंगे सर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर याद रखना 243F में क्वालिफिकेशन है और इसमें आयु पूछी जाती है, तो आप कहेंगे सर 21 वर्ष होनी ज़रूरी है। कि ग्राम प्रधान कितने वर्ष का हो, आप लोगों ने बहुत सारे अपवाद देखे होंगे कि 18 साल का सबसे छोटा प्रधान बन ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता, क्योंकि 21 साल है। कितनी एज है, 21 साल है बेटा। ठीक है, चलिए, तो आप कहेंगे सर 21 साल होगी। तो यहाँ पर हम कहेंगे सदस्यों की योग्यताएं कितनी, कौन से आर्टिकल में, 243F में 21 साल उनकी आयु होनी चाहिए। राज्य वित्त आयोग की अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद 243I में दिया हुआ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि सर राज्य वित्त आयोग का गठन किसमें किया गया है, किसमें किया गया है। तो राज्य वित्त आयोग का गठन 243I में किया गया है। किसमें, 243I में किया गया है। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। तो हम लोग दोबारा से इसको रिवाइज करते हैं कि महिलाओं के लिए आरक्षण कौन से आर्टिकल में है, 243D में। SC ST के लिए आरक्षण किसमें, 243D में। कहाँ पर आरक्षण मिल रहा है, ये पंचायतों में। कि सर पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था कौन से आर्टिकल में, 243D में। कि सर पंचायतों का कार्यकाल, टेन्योर ऑफ द पंचायत, टेन्योर ऑफ पंचायत, तो आप कहेंगे 243E सब क्लोज 3, 243E सब क्लोज 3, 243E खंड 3 में 5 साल कार्यकाल है। सदस्यों की योग्यताएं क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, 243F में लिखा हुआ है कि भैया कम से कम 21 वर्ष का हो, भारतीय नागरिक हो और 21 वर्ष का हो। ठीक है, उमेश कुमार जी धन्यवाद, स्वागत है आपका। चलिए, हम लोग बात कर रहे हैं राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243I में है और ये गठन कौन करता है, राज्यपाल। कौन करता है जी, राज्यपाल द्वारा बेटा इसका गठन किया जाता है। राज्यपाल द्वारा वाय गवर्नर, तो आप कहेंगे सर वाय गवर्नर। ठीक है जी, वाय गवर्नर। ठीक है, प्रत्येक 5 साल बाद, एवरी 5 ईयर्स। ठीक है जी, प्रत्येक 5 साल बाद, एवरी 5 ईयर्स, प्रत्येक 5 साल बाद। ठीक है जी, 5 ईयर्स बाद बेटा क्या किया जाता है, राज्य वित्त आयोग बनाया जाता है। ठीक है जी, हाँ समझ गए। एक कह रहा है सर 243H होगा, ये घूसा ना झमझमाता हुआ जाएगा और डिजिटल घूसा पड़ेगा तुम्हें, हैं। 243H में कहाँ से पढ़ के आए हो, 243H में, हैं। चलिए, यहाँ हम लोग बात करते हैं कि सर नगर पालिकाओं के बारे में, शहरी प्रशासन अब हम लोग पढ़ेंगे। नगरीय प्रशासन की मैं बात करूंगा, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन या म्युनिसिपैलिटीज़ की अगर मैं बात करूं, म्युनिसिपैलिटीज़ की अगर मैं बात करूंगा तो भारत में प्रथम नगर निगम 1687 में बना। हालांकि बहुत सारी जगहों पर 1688 भी दिया हुआ है, 1688 भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 1688 भी है। तो आप कहेंगे सर 1687 88, इसको आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं कि सर 1687 88 दोनों ऑप्शन में कभी एक साथ नहीं आएगा। अगर दोनों एक साथ आ जाए तो आप 1688 टिक कर देना। ठीक है जी, क्या टिक करना, 288 टिक कर देना। कि भारत में पहला नगर निगम कब बना था, हालांकि इसके लिए कानून बना था 1687 में, और पहला नगर निगम, पहला फर्स्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बना दिया गया मद्रास में। कहाँ बना दिया गया, मद्रास। मद्रास को वर्तमान में चेन्नई कहा जाता है, मद्रास को वर्तमान में चेन्नई कहा जाता है। ठीक है जी, चलिए, मेरा जन्मदिन बेटा 7 दिसंबर को आता है,
नहीं बेटा, धीरज चोपड़ा आप ब्लॉक नहीं है, मेरी क्लास में कोई ब्लॉक नहीं होता, कोई ब्लॉक नहीं होता बेटा, ब्लॉक होने का कोई मतलब ही नहीं है। चाहे कोई भी बच्चा हो, वो मैं ब्लॉक नहीं करवाता हूँ, ना ही मेरे जो मेरी टीम है वो भी ब्लॉक नहीं करती है। ठीक है, क्योंकि आप सब लोग मेरे छोटे भाई बहन हो, कुछ शरारती हो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे भाई बहन हो। तो हमने पढ़ना है कि सर भारत में पहला नगर निगम कब बना था, फर्स्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, तो मद्रास में बनाया गया था 1688 में। हालांकि बहुत सारी जगहों पर 87 भी दिया हुआ है, तो आप लोग इसको एक डेट याद रखना कि 1687 में ये इम्पोर्टेंट होगा या 1688, तो 1688 इम्पोर्टेंट है, इसको आप लिखना। अब बात आती है सर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को, नगर पालिकाओं को सबसे पहले किस अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था, तो 1773 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जिसमें कहा गया कि मद्रास, कलकत्ता और बंबई में तीनों बड़े नगर थे, तीनों महानगर थे, यहां पर नगर निगम की स्थापना होगी। किसकी स्थापना होगी? नगर निगम की स्थापना होगी। तो 1773 चार्टर एक्ट द्वारा मद्रास, कलकत्ता, बंबई में नगर निगम की स्थापना की बात की गई। कौन सा चार्टर था? कौन सा चार्टर? देखिए मैंने बीच बीच में चार्टर भी करवा रहे हैं कि 1773 का चार्टर था, मैंने 1773 करवा दिया, 1861 करा दिया, है ना, करवाया है नहीं, तो मैंने जो बीच बीच में जो लगे इंपॉर्टेंट हैं वो करवा देते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा यहाँ पर। तो सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे कि नगर निगम की बात हो रही थी, नगरीय प्रशासन की बात हो रही थी, तो आप कहेंगे सर नगर निगम सबसे पहले कहाँ बना था, तो मद्रास में। कब बना? 1688 में बना। कब बना? 1688 में बना। ठीक है, इसको बेटा नगर निगम की स्थापना 3 महानगरों में कौन से अधिनियम, कौन से चार्टर के द्वारा की जाती है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इन मद्रास, कैलकाटा, बॉम्बे वाय 1773 चार्टर एक्ट। तो 1773 के चार्टर एक्ट द्वारा मद्रास, कलकत्ता, बंबई में नगर निगमों की स्थापना कर दी गई। ठीक है सर, क्या ग्राम प्रधान को उसके पद से हटाने का कारण है? बिल्कुल है। अनिल ने एक बहुत जायज और एक बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है, क्या ग्राम प्रधानों को उसके पद से हटाया जा सकता है? बिल्कुल हटाया जा सकता है। ग्राम प्रधानों को हटाने के लिए राइट टू रिकॉल एक एक्ट है, राइट टू रिकॉल, जिसके तहत जब ग्राम प्रधान बन जाएगा तो बनने के 1 वर्ष बाद उस ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा 1/4 भाग सदस्यों के द्वारा उसकी शिकायत की जाएगी कि ये माननीय प्रधान जी जो हैं अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये घपला कर रहे हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं। तो आप प्रधान की जांच होगी और जांच में यदि वो दोषी पाया जाता है तो उसके पद से उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा। और ये कार्य कौन करता है जी? ये कार्य राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। जांच जिले का डीएम करवाएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करवाएगा। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। नेक्स्ट है कि भैया आगे हम लोग बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा नगरीय प्रशासन के संबंध में स्पष्ट प्रावधान कर दिए, क्लियर प्रोविजन रिगार्डिंग म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। कि सर कौन सा ऐसा अधिनियम था जिसके द्वारा नगरीय प्रशासन के लिए स्पष्ट कानून बनाए गए थे? तो वो भारत शासन अधिनियम 1919 था, जिसके द्वारा नगरीय प्रशासन के लिए कानून बनाए जाते हैं। तो आप कहेंगे सर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए बेटा अधिनियम बना दिए गए। ये स्पष्ट प्रावधान किसमें किया गया था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू 1924 से 1925 में इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष चुने जाते हैं। पहला भारतीय कौन था जो चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, सारी चीज़ों को आप लोग मैं समझाता हुआ चलूँगा। चलिए, हम लोग बात करें पहले भारतीय कौन थे,
पहले भारतीय कौन थे, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा ये। अगर मैं बात करूं बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा कि भैया जवाहरलाल नेहरू 1924 से लेकर 1925 तक इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए। पहले भारतीय कौन थे जो नगर पालिका के अध्यक्ष रहे हैं? तो आप कहेंगे, आप यहां पर ध्यान रखना, देखिए एक बच्चा है सार्थक, वो कुछ पूछ रहा है कि आप पूरे क्वेश्चंस का बहुविकल्पीय क्वेश्चन क्यों नहीं देते। उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, चैप्टर खत्म हो जाएंगे, गागर में सागर आएगी और पूरा जितना भी पॉलिटी होगा उसका एमसीक्यू कराया जाएगा। जब गागर में सागर आएगी पूरा एमसीक्यू हो जाएगा, पूरा प्रैक्टिस आपका हो जाएगा। ठीक है, बाकी यूट्यूब पर भी इसकी प्रैक्टिस चलेगी। ठीक है, एग्जाम आने पर। तो हम बात कर रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इलाहाबाद म्यूनिसिपैलिटीज इन 1924 टू 1925। यहां पर आपको याद बस ये रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं बार बार इस पर फोकस करा रहा हूं कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहो तो इसको आप लोग अंडरलाइन भी कर सकते हो, आप लोग इसको अंडरलाइन भी कर सकते हो। ठीक है जी, यहां पर आप लोग इसको लिख लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बन जाता है बहुत ज्यादा कि भैया पहले भारतीय कौन थे जो 1924-25 में इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए थे। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है जी, यहां तक आप लोग लिख लीजिएगा। आगे मैं बात करता हूं बेटा, यहां पर अब आता है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कि भैया 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में आता है, 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसको बेटा, इसको कब, देखिए 22 दिसंबर में ये लोकसभा से पास हुआ। कहां से? लोकसभा से पास हो जाता है। और 23 दिसंबर को ये कहां से पास हुआ? राज्यसभा से पास हुआ। कहां से? राज्यसभा से पास हो जाता है। यहां से जब ये पास हुआ उसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई। राष्ट्रपति की स्वीकृति 20 अप्रैल 1993 में मिल जाती है। एक ही दिन 20 अप्रैल 1993 में पंचायत राज व्यवस्था को भी मिल गई और भैया शहरी प्रशासन को भी मिल गई। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर प्रेसिडेंट्स अप्रूवल कब आया है? 20 अप्रैल 1993 में। इसको लागू कब किया गया? 1 जून 1993 में। हालांकि पंचायत राज को कब लागू कर दिया गया था? राइट टू रिकॉल होगा। हाँ जी रोहित गुप्ता जी, राइट टू रिकॉल होगा। भाई रुक जाओ भाई रुक जाओ, एक बच्चे का और मैसेज आया है। इनका बड़ा खतरनाक दुख है। इनके, चलो मैं नहीं बात करता इस पर, इनका दुख कुछ और है। इनका बड़ा खतरनाक दुख है। ये कह रहे हैं सर हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, हमें कोई पढ़ने नहीं दे रहा। अरे बेटा आप बहाना बना रहे हो, कोई पढ़ने नहीं देगा ऐसा कैसे हो जाएगा? मेरा मन पढ़ने का होगा तो मैं पढ़ूंगा नहीं क्या? मुझे दिख रहा है मेरा फ्यूचर है सामने, तो मैं फ्यूचर को चुनूंगा या किसी और को चुनूंगा? क्यों सोना बाबू मोना बाबुओं पर फ्यूचर खराब कर रहे हो? हैं? पहले फ्यूचर को देखो, पहले माँ बाप को देखो, उसके बाद देखो ये सारी चीजें हैं। चलिए तो आगे बात करते हैं कि सर पंचायत राज व्यवस्था 24 अप्रैल में लागू हुई थी और नगरीय प्रशासन ये कब लागू हुआ है? तो आप कहेंगे 1 जून 1993 में लागू हो जाता है। अब इस 74वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 का जोड़ा जाता है और इसमें 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं। क्या किया गया है कि सर 73वां संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 जुड़ा था, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 का या 9A जोड़ा गया है। ठीक है, अब इसमें जो आर्टिकल जोड़े गए हैं वो 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक जोड़े गए हैं। ठीक है, कहां तक? जेड जी तक जोड़े गए हैं। नोट डाउन कर लो भैया, नोट डाउन कर लो बेटा। पीडी इंग्लिश में ना है ये, देखो ये हिंदी ये इंग्लिश, इसे बेटा इंग्लिश कहते हैं। प्रेसिडेंट्स अप्रूवल को इंग्लिश बोलते हैं बेटा, ये संस्कृत ना है मेरे बाबू। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इंग्लिश, अंग्रेजी। इसे कहते हैं अंग्रेजी, इसे कहते हैं हिंदी। क्या कहते हैं इसे? हिंदी।
समझ गए। चलिए तो आगे बात करते हैं। हम बात करते हैं नगर पालिकाओं का गठन। अगर मैं बात करूं नगर पालिकाओं का गठन कौन से आर्टिकल में होता है, कॉन्स्टिट्यूशन, यहां पर बात होगी भैया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्युनिसिपल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। क्या हो जाएगी बेटा, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। नगर पालिकाओं के गठन की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन रेशन। ठीक है जी। कौन से आर्टिकल में, 243 क्यू में। किस में है, 243 क्यू में। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो हम लोग बात करेंगे कि सर नगर पंचायत कहाँ बनेगा। नगर पंचायत बेटा कहाँ बनता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। नगर पंचायत बेटा ऐसी जगह पर जो पहले पहले ग्रामीण क्षेत्र था, पहले ग्रामीण क्षेत्र था। ठीक है जी, पहले ग्रामीण क्षेत्र था, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से, यहां पर ऐसे लिख देता हूं, ग्रामीण क्षेत्र से शहर में जो बदलते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से शहर में बदलते हैं। किसमें, शहर में जो कन्वर्ट होता है वहां पर नगर पंचायत बनती है। नगर पालिका बेटा कहाँ बनेगी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो हमने पढ़ ली बेटा, अभी पढ़ेंगे। यहां पर हम बात कर रहे हैं नगर पालिका परिषद। तो ये छोटे शहरों में, जो स्मॉल सिटीज होते हैं, छोटे शहरों में बनती है। और भैया नगर निगम जो बड़े शहर होते हैं, जैसे कि मुंबई, लखनऊ, मुरादाबाद, बरेली, है ना, गौतम बुद्ध नगर, जो बड़े बड़े शहर होंगे वहां पर नगर निगम बनेगी। जो छोटे शहर होंगे वहां पर नगर पालिका परिषद बनेगी। और जो बेटा नगर पंचायत है, ग्रामीण क्षेत्र जो शहर में कन्वर्ट हुए, जो पहले कभी ग्राम रहे होंगे वो अब धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहे हैं। जैसे देखा नहीं कि भी चौराहा बन गया, बहुत बड़ा चौराहा बन गया, जैसे कोई बाजार लगने लग गई, वहां पर विकास होने लग गया। तो वो पहले ग्रामीण था, लेकिन अब वो धीरे धीरे किसमें, रूरल से अर्बन में आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सर जो रूरल से अर्बन में बदलता है, कन्वर्ट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं। ठीक है जी। तो आप कहेंगे सर उसे हम क्या बोलेंगे, ग्रामीण क्षेत्र से शहरों में बदलने वाले स्थानों पर नगर पंचायत बनती है। छोटे जिलों में, छोटे शहरों में क्या बनती है, नगर पालिका परिषद। और जो बड़े शहर होंगे वहां पर नगर निगम बनेगा। ठीक है जी। अब बात करेंगे स्थानों का आरक्षण। देखिए जो नगर निगम होगा, नगर पालिकाएं होंगी, नगर पालिकाओं में जो आरक्षण दिया जाएगा वो आरक्षण किस में दिया गया, 243D में। एससी एसटी और बेटा महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, वो व्यवस्था रिजर्वेशन कौन से आर्टिकल में दिया जाता है। रिजर्वेशन की अगर बात होगी तो रिजर्वेशन तो आप कहेंगे सर आर्टिकल 243T में, 243T में। और पंचायत राज व्यवस्था की बात होती 243D हो जाता, यहाँ टी है। ठीक है। अब बात करेंगे सर शक्तियां, पावर्स की बात होगी भाई कि नगर पालिकाओं की शक्तियां, नगर पालिकाओं में आरक्षण, नगर पालिकाओं की शक्ति 243W में है। और बेटा राज्य वित्त आयोग ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, 243I में है। राज्य निर्वाचन आयोग 243K में है। 243K में पंचायत का चुनाव होता है। और बेटा राज्य निर्वाचन आयोग 243ZA में नगर पालिकाओं का चुनाव कराता है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कि भैया पंचायत का चुनाव कौन से आर्टिकल में, 243K में राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। नगर पालिकाओं के चुनाव 243ZA में राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। क्या होगा, राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। लिख लीजिए। अब हम बात करेंगे राजभाषा की, ऑफिशियल लैंग्वेज की। इसको आप लोग पहले लिख लीजिए। नहीं मेरे बच्चे, ना 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 राजू कुमार, 74, 73 और 74 1992 में ही हुए हैं, लागू 1993 में हुए हैं, लागू 93 में हुए। ठीक है बेटा। चलिए
चलिए, मैं राहुल गुजर जी, मैं बेटा ऑफिस से ही पढ़ाता हूँ, नोएडा से ही, जो हमारा ऑफिस है। ठीक है, देखना भाई ये कौन थे, क्या डाउट है इनका, बहुत बड़ा सा मैसेज था इनका। अच्छा, बीसू, कोई बात नहीं बीसू बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए मेरे शेर। हाँ, मत टेंशन लीजिए। ओहो, हाँ जी बिल्कुल लिख लिया आपने, चलिए बहुत शानदार। चलिए, अब हम बात करेंगे, यहाँ तक एक बार लिख कर थम कर देना, फिर मैं दूसरा चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। मैं दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब हम लोग बेटा नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, राजभाषा। राजभाषा हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। राजभाषा जिसे हम ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, इसको मैं लिखकर पढ़ा देता हूँ, छोटा है, ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है जी, ऑफिशियल लैंग्वेज, यहाँ पर हम पढ़ेंगे सर ऑफिशियल लैंग्वेज कि सर ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँगा कि राजभाषा संविधान के कौन से भाग में है। पहले हमें पता होना चाहिए राजभाषा होती क्या है। तो राजभाषा है कि भैया काम काज की भाषा। पहले क्या होता था, जैसे मुगल दरबार हुआ कि भाई उनमें आपस में जो भाषा का यूज़ किया जाता था, आदान प्रदान किया जाता था, उसे राजभाषा कहते थे, ऑफिशियल लैंग्वेज कहते थे। तो हमारे भारत की अगर मैं बात करूं कि भैया राजभाषा संविधान के किस भाग में है, तो राजभाषा संविधान के भाग पार्ट कौन सा होगा, तो आप कहेंगे सर पार्ट होगा 17। कौन सा होगा जी, 17 पार्ट होगा। अब आर्टिकल्स की बात करेंगे सर, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, तो आप बता देना सर। आर्टिकल्स हैं 343 से लेकर 351 तक। कहाँ से कहाँ तक, 343 से लेकर 351 हम बात कर रहे हैं बेटा। अब भारत में कौन सी राजभाषा है, आप लोग पढ़ कर आए होंगे कि भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा है क्या, कोई नेशनल लैंग्वेज है क्या, बताओ भारत की नेशनल लैंग्वेज कौन सी है, भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, तो आप क्या बताइएगा, आप क्या बताएंगे कि भैया भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है। चलिए, हाँ जी, बताओ जी जल्दी जल्दी से। बहुत शानदार, मैंने पूछा है भारत की राष्ट्रीय भाषा है क्या, कोई कोई है क्या भारत की राष्ट्रीय भाषा। हाँ जी, तो आप कहेंगे सर हिंदी। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी भारत की राज्य भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। हमारे भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, हिंदी इज नॉट अ नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हिंदी इज अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। हिंदी भारत की राजभाषा है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि सर ये बताइए क्या हुआ कि हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए बड़ा विरोध हुआ। क्यों विरोध हुआ था, कारण क्या था, कारण ये था कि ऐसे राज्य जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती, ऐसे राज्य जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती, उन्होंने हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए विरोध किया। भारत में हिंदी केवल 8 राज्य और एक यूटी में बोली जाती है, केंद्र शासित प्रदेश और अन्य 8 राज्य, कुल मिलाकर 9 में बोली जाती है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा कर लें तो कुल मिलाकर 9 राज्य हैं, बाकी औरों में हिंदी नहीं बोली जाती। तो हुआ क्या, डिबेट हो गई, बहस हो गई कि भाई किसको राजभाषा बनाया जाए, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदुस्तानी को लेकर, 4 भाषाओं को लेकर बहस हुई कि भाई किस भाषा को बनाना चाहिए। तो नियम समिति थी, रूल कमेटी थी, तो उसने कहा कि भैया, उसने कहा कि हिंदी को राजभाषा बनाया जाए। क्या बनाया जाए, हिंदी को राजभाषा बनाया जाए। ठीक है जी, क्या किया जाए, हिंदी को राजभाषा बनाया जाए। लेकिन विवाद यहीं पर नहीं रुका, फिर क्या हुआ, मुंशी आयंगर, मुंशी के एम मुंशी
और बेटा आयंगर दोनों ने मिलकर एक फॉर्मूला तैयार किया। हालांकि उन्होंने लोगों को मनाया कि भाई हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया। किसको? तो आप कहेंगे 14 सितंबर। हालांकि डिबेट कब होती है? डिबेट होती है 11 सितंबर 1949 से लेकर 14 सितंबर 1949 तक, और संविधान सभा में मुंशी आयंगर फॉर्मूला काम कर गया। उन्होंने भारत में हिंदी को राजभाषा बनाने की सिफारिश की, और यही कारण है कि 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, जबकि भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है जी, चलिए। तो बेटा कहेंगे कि भारत की राजभाषा कौन सी है? देखिए यहां पर हम बात करते हैं किस भाषा को बनाएं, तो बहस हो गई। किस किस में बहस होती है? डिबेट किस किस भाषा को लेकर की जाती है? तो डिबेट की जाती है कौन कौन सी भाषा को लेकर? कि हिंदी को लेकर। किसको मेरे शेर? हिंदी को राजभाषा बनाएं, हिंदी को बनाएं, अंग्रेजी को बनाएं, अंग्रेजी को बनाएं, संस्कृत को बनाएं, या फिर बेटा हिंदुस्तानी को बनाएं। हिंदुस्तानी को। तो बेटा हुआ क्या, एक इस समय क्या हुआ, मुंशी आयंगर फॉर्मूला के द्वारा, मुंशी आयंगर फॉर्मूला, हिंदी इंग्लिश में सेम नाम रहेगा, मुंशी आयंगर फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला। तो आप लोग इंग्लिश में भी लिख लेना, मुंशी आयंगर फॉर्मूला द्वारा क्या किया गया? द्वारा बेटा ये निर्णय लिया गया कि 14 सितंबर को जब आखिरी बैठक चल रही थी, 14 सितंबर 1949 को ये सिफारिश होती है। क्या हो जाती है? सिफारिश हो गई कि भैया हिंदी द्वारा सिफारिश की गई 14 सितंबर 1949 को, और हिंदी को क्या किया जाए? हिंदी को राजभाषा बनाया जाए। हिंदी को राजभाषा बनाया जाए। क्या किया जाए? राजभाषा। राजभाषा जिसे हम ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं, कि राजभाषा बनाई जाए, लैंग्वेज बनाने के पक्ष में निर्णय दिया। तो यही कारण है, यही कारण रहा कि भैया 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है जी? 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में? हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, हिंदी दिवस। और बेटा अगर बात कर लें, अगर मैं यहाँ पर बात कर लूँ कि सर 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या किया जाता है जी? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस भारत में, और पूरे विश्व में बेटा हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो आप कहेंगे जी 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए, एक का जवाब है क्लास रिकॉर्डेड है, क्योंकि आज तक मेरा रिप्लाई नहीं मिला। ओहो, गंभीर समस्या है वही इनकी। चलिए आगे बात करते हैं, यहां तक लिख लिया। अब हम बात करते हैं भैया इसको कितने भागों में बांटेंगे हम। राजभाषा की अगर मैं बात करूं कि सर राजभाषा हम कितने भागों में बांट लेंगे? राजभाषा, राज्य नहीं, राजभाषा। तो राजभाषा को हम बेटा कितने भागों में बांट रहे हैं? तो आप कहेंगे सर राजभाषा को हम कितने भागों में बांटेंगे? तो इसको हम 3 भागों में बांट लेंगे, 4 भागों में बांटेंगे। तो हम इसे 4 भागों में बांटेंगे। तो आप कहेंगे सर एक तो होती है संघ की भाषा, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, ऑफिशियल लैंग्वेज, वरना इंग्लिश वाले बच्चे नाराज हो जाएंगे। ऑफिशियल लैंग्वेज कि आप केवल हिंदी का ही ध्यान रखते हो। चार भागों में बांट दिया। एक तो संघ की भाषा, कौन सी बेटा? संघ की राजभाषा, राजभाषा, संघ की राजभाषा, जिसे लैंग्वेज ऑफ यूनियन कह सकते हैं। क्या कहेंगे सर? लैंग्वेज
ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, क्या बोलेंगे इसको, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। ठीक है जी, ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, दूसरी हम बात करेंगे प्रादेशिक, प्रादेशिक भाषाएं, क्या बोलेंगे बेटा, प्रादेशिक भाषाएं, प्रादेशिक भाषाएं। अच्छा, ये कहां से कहां तक होगी, तो 343 से लेकर आर्टिकल आर्टिकल 343 से लेकर 344 तक, 343 से 344 तक होगी। और बेटा प्रादेशिक भाषाएं जिसको हम क्या बोलेंगे, रीजनल लैंग्वेज, क्या बोलेंगे, रीजनल लैंग्वेज। तो आप कहेंगे सर रीजनल लैंग्वेज, लैंग्वेजेस। ठीक है, कहां से कहां तक है बेटा ये, तो आप कहेंगे 300, ये कहां से कहां तक, 345 से लेकर अनुच्छेद कहां से कहां तक, 345 से लेकर 347 तक इसका जिक्र होगा। इसके बाद आती है बेटा, इसके बाद हम बात करेंगे विशेष निर्देश की भाषा, सॉरी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा। पहले हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की भाषा, हाई कोर्ट की भाषा, भाषा कौन से आर्टिकल में है ये, तो आप कहेंगे सर 348 और 349 में, 348 और 349 में इसकी भाषा है। चलिए आगे बात करते हैं, यहां पर हम लोग और चल लेते हैं। एक और आता है बेटा, 1 2 3, चौथे की बात करेंगे कि सर फोर्थ नंबर पे आएगा, फोर्थ नंबर पे आएगा विशेष निर्देश की भाषा, स्पेशल डायरेक्टिव्स, जिसको हम बोलते हैं विशेष निर्देश की भाषा, की भाषा। ठीक है जी, विशेष निर्देश की भाषा, जिसे हम क्या बोलेंगे माय डियर, तो इसे हम बोलेंगे, तो इसे हम स्पेशल डायरेक्टिव्स बोल देंगे, क्या बोलेंगे, स्पेशल डायरेक्टिव्स। ठीक है जी, यहां पर हम लोग पढ़ेंगे कि सर ये किस में आता है, तो ये आएगा बेटा अनुच्छेद 350 और 351 में। ठीक है, अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 343 की, किसकी बात करेंगे, अनुच्छेद 343 की, कि अनुच्छेद 343 में क्या लिखा हुआ है कि भारत की राजभाषा क्या होगी, हिंदी है। कौन से अनुच्छेद में है, हिंदी। चलिए लिख लेंगे आप लोग सारी चीजें। चलिए भाई बहुत बढ़िया, यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। एक बार लिख लीजिए कि आर्टिकल, अब मैं आर्टिकल्स पढ़ा देता हूँ, जो इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे वही मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे वही मैं आपको करा दूंगा, बाकी और हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है जी, लिख लीजिए कि बेटा आगे बात करते हैं, एक आर्टिकल यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, अनुच्छेद 343, आर्टिकल 343। क्या लिखा है इसमें, लिखा है संघ की भाषा। क्या लिखा था, संघ की भाषा। और संघ की भाषा क्या है, तो आप कहेंगे सर देवनागरी। क्या है बेटा, देवनागरी, यही तो हमने पढ़ना है, क्या है, देवनागरी। कि भैया इसमें क्या लिखा है, संघ की भाषा। और कौन सी है संघ की भाषा, राजभाषा या संघ की भाषा, या ऑफिशियल लैंग्वेज लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, संघ की राजभाषा, राजभाषा, संघ की राजभाषा। अब यहां पर मैं बात कर लूं कि सर ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर बात होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ यूनियन, तो बेटा यहां आप कहेंगे सर संघ की भाषा कौन सी होगी, राजभाषा तो हो जाएगी, राजभाषा कौन सी हो जाएगी, हिंदी। कौन सी हो जाएगी, हिंदी। और बेटा लिपि कौन सी हो जाएगी, लिपि की अगर मैं बात करूं, स्क्रिप्ट की अगर बात की जाएगी, तो आप कहेंगे सर स्क्रिप्ट हो जाएगी देवनागरी। कौन सी, देवनागरी। ठीक है जी, कौन सी हो जाएगी, देवनागरी। अभी बेटा आपको ज्यादा दिख रहा है,
देवनागरी। कि भैया क्या लिखा हुआ था इसमें, अनुच्छेद 343 में लिखा है संघ की भाषा क्या होगी, संघ की भाषा क्या होगी, तो बेटा संघ की भाषा है हिंदी और लिपि है देवनागरी। क्या है, देवनागरी। हालांकि हिंदी को यहां पर नोट लिख देता हूं, नोट, हिंदी को राजभाषा के रूप में राजभाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज, बार बार लिख रहा हूं मैं, ऑफिशियल लैंग्वेज, लैंग्वेज के रूप में के रूप में 26 26 जनवरी 1950 को, अगर मैं बात करूं, संवैधानिक दर्जा दिया गया। 26 जनवरी 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। क्या दिया जाता है जी, संवैधानिक दर्जा दिया जाता है, दर्जा। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे बेटा इंग्लिश में, तो आप कहोगे सर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। आज यहीं तक पढ़ेंगे, इससे आगे हम कल करेंगे, ठीक है, कल नहीं मंडे में करेंगे, कल मंडे में हम लोग करेंगे। कल तो मैराथन है, कल आपकी क्लास होगी नहीं। अगर आप चाहो, कल अगर आप चाहो तो पूरा रिवीजन करना पॉलिटी का और स्टैटिक का, तो मैं कल 10 बजे, सुबह 10 बजे बेटा आपकी मैराथन ले रहा हूँ डिफेंस चैनल पर, तो आप लोग वहां पर जरूर लें, ठीक है। चलिए, तो सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।